हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज आपके साथ में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूं, एक सक्सेस स्टोरी। एक उम्मीद एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप कभी ना छोड़ें। आज की ये स्टोरी आपको वो ही उम्मीद देगी कि हमें यू नेवर नो कि कल क्या होगा। आज अगर जो कंडीशन है, हमारी जो हालात हैं, वो वैसे ही नहीं रहने वाले हैं, वो चेंज होंगे। और कई बार तो इतने ज़्यादा चेंज होते हैं कि हम वो चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते। आज से करीबन 4 साल पहले वो बच्चा, जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि वो बच्चा रिकवर कर जाएगा। उसे ऑटिज़म और ADHD दोनों ही थे। यहाँ मैं बात करूँगी कि अक्सर ऑटिज़म और ADHD को लेकर भी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, समझ में नहीं पाते हैं। कई बार तो साइकोलॉजिस्ट भी मिस्टेक करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि डायग्नोसिस जब करते हैं तो डायग्नोसिस कुछ ऐसी प्रोसेस होती है कि उसमें बच्चे को कुछ देर हमने देखा है, कई बार कुछ बच्चे ने कर दिया है, कुछ नहीं करके दिखाया है, तो हम उस बेस पर हम बच्चे को डायग्नोस करते हैं। लेकिन जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम बच्चों के लेवल को, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को और उससे एक्चुअली क्या इश्यूज़ हैं उसे समझ पाते हैं। जब वाहिनूर मेरे पास आया था तो वो बच्चा ऐसा था कि वो डायग्नोस उसे हुआ था कि उसे ADHD है। साइकोलॉजिस्ट ने उसे एज एन ADHD चाइल्ड डायग्नोस किया था और उसके पेरेंट्स मेरे पास लेकर आए थे कि हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं और बच्चा सिर्फ कलर ही जानता है और उसे कुछ भी नहीं पता है। फिर मैंने उसके बिहेवियर्स के बारे में बात की कि उसके क्या क्या बिहेवियर्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि वो क्या डिफ़िकल्टीज़ थी उसकी, या वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। नो मैटर्स आपके बच्चे को कितने भी सेंस इश्यूज़ हैं, नो मैटर कि आपके बच्चे की कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट योर चाइल्ड कैन रिकवर। और ये एक चीज़, ये बात साबित की उस बच्चे ने जिसने इतने थोड़े से वक्त में ही वो सक्सेस अचीव किया जो मैंने कभी भी सपने में इमेजिन नहीं किया था। और वो ही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि रिकवरी इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जब वो बच्चा मेरे पास आया था, देन ही वाज कि उसके जो चीज़ें मेन होती हैं, जो ऑटिज़म को डायग्नोस करने में जो चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, जिन हम एरियाज़ को देखते हैं, पहला होता है कि सोशल। फर्स्ट वाज सोशल की उसमें उसको डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, वो किसी को देखता ही नहीं था, आई कांटेक्ट तो बिल्कुल नहीं देता था। और ये चीज़ थी कि सोशल स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इम्पेयरमेंट थी। वाहिनूर जब मेरे पास आया था तो उसकी स्पीच ऐसी थी कि वो कुछ वर्ड्स बोलता था, या फिर अगर बोलता था तो वो लगातार बात को रिपीट करता था। फंक्शनल स्पीच नहीं थी, हमें देखता नहीं था, सुनता नहीं था बात को, समझता नहीं था बात। सिंपल सी कमांड भी उसे समझ में नहीं आती थी और वो उसे फॉलो नहीं करता था। एक अपनी ही दुनिया में लॉस्ट सा रहता था, जैसे कि खुद को उसने एक सोच में बंद कर लिया है, कैद कर लिया है और उससे वो बाहर ही निकलना चाहता। दूसरी यह चीज़ थी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सेंस इश्यूज़ थे। ओरल मोटर इश्यूज़ जो हैं वो उसके इतने ज़्यादा थे कि बच्चा मुंह में कुछ ना कुछ लगातार लेने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि बेंच पर अगर कुछ रखा हुआ है, कोई क्रेयॉन रखा है या कोई चीज़ रखी है, कोई भी चीज़, इवन कि जो बेंच के पेज होते हैं, जो नट्स होते हैं, वो उन्हें भी निकाल कर मुँह में ले लेता था। इसके अलावा एक और चीज़ थी जो उसकी थी कि वो खाने में उसको बहुत प्रॉब्लम थी। वो चीज़ों को च्यू नहीं कर पाता था, सीधा वो चीज़ को लेता था और स्वॉलो कर जाता था। उसको कोई भी मेडिसिन लेने में, पीने वाली मेडिसिन जिसे हम कहते हैं सिरप वगैरह भी लेने में उसको डिफ़िकल्टी थी। बच्चे को बहुत ज़्यादा ओरल मोटर इश्यूज़ थे। अब एक और चीज़ थी कि उसको लिखने में, पेंसिल को पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम थी कि बच्चा पेंसिल भी नहीं पकड़ पाता था। फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा बच्चे को इश्यूज़ थे हाइपर एक्टिविटी के। बच्चा बिल्कुल सिटिंग नहीं देता था। अगर उसको मैंने बच्चों के बीच में बिठाती थी, मुझे था कि बच्चा उठे ना अपनी जगह से और इधर उधर ना भागे, क्योंकि बच्चा सिटिंग बिल्कुल नहीं देता था। इसी वजह से स्कूल में उसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था। तो ये पेरेंट्स ने मुझे ये सभी चीज़ें बताई जिस दिन वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए, और कुछ चीज़ें मैंने ऐसी भी उसमें नोटिस की जो उन्होंने मुझे नहीं बताई थी। उन्होंने बताया था कि बच्चे को ADHD है, लेकिन मैं उसमें साइन देख रही थी बच्चे में ASD के, ऑटिज़म के। इसके अलावा जो एक इशू था उसका कि उसको पेन का फील बिल्कुल नहीं होता था। पेन, दर्द का फील होना, खाने में ओवर ईटिंग करना, बहुत ज़्यादा खाते जाना। जिन बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज़ होते हैं, कुछ बच्चों को
जो स्टिमुलेशन लेने के लिए कुछ बच्चे खाना खाते हैं और वो ओवर ईटिंग करते हैं। तो ये एक सेंसरी इशू है जिन बच्चों को ओवर ईटिंग के इश्यूज होते हैं। तो ये चीज़ थी कि वो लगातार खाता जाता था, उसे भूख प्यास का पता नहीं चलता था। अगर पानी पीना है कितना पीना है नहीं जानता था, भूख लगी है कितना खाना है ये नहीं पता लगता था, और अक्सर वो खाने के बाद वॉमिट करता था, ओवर ईटिंग करता था और फिर वो खाने के बाद वॉमिट करता था। ये इसके पेरेंट्स ने मुझे बताया। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उसे ओरल एरिया को लेकर। इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, सिटिंग नहीं थी। एक और चीज़ थी कि अगर उसको कहीं से खून निकल आया है, कहीं पेन हो रही है, तो वो बताता नहीं था, लगातार रोता रहता था। पेरेंट्स का कहना था कि वो जब हम उससे पूछते थे कि कहीं दर्द हो रहा है या कुछ, तो वो कुछ भी बताता नहीं था। अगर कहीं भी हम कहते थे कि सिर में दर्द होता है, वो कहता था हाँ सिर में दर्द हो रहा है, या कहीं भी कह देते थे तो वहीं बताता था। उसे खुद नहीं पता लगता था कि मुझे कहाँ पर पेन हो रही है। उन्होंने ही मुझे बताया कि ब्लड से उसका पैर छलनी हो गया एक बार किसी कील लगने की वजह से। इसके बाद भी वो काफ़ी देर तक भागता रहा, खेलता रहा और उसे उस दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इतने ज़्यादा उसको सेंसरी इश्यूज़ थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी मुश्किल लाइफ रही होगी बच्चे की। और जब बच्चा इतनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ में आता है तो पेरेंट्स के साथ में बच्चों की लाइफ काफ़ी मुश्किल होती है। बच्चा टॉयलेट ट्रेंड भी नहीं था, उसे टॉयलेट का कुछ पता नहीं चलता था। इसके अलावा उसका जो भाई छोटा था उसको वो कई बार गिरा देता था, पकड़ के छोड़ देता था, उसको मारता था। तो ये सोशल स्किल्स की मैं बात करूँ या अपनी सिबलिंग्स के साथ में या पीयर ग्रुप के साथ में उसका कोई इंटरेक्शन नहीं था। अगर इंटरेक्शन था तो वो बहुत ही इनएप्रोप्रिएट था कि दूसरों को मारना या फिर छोड़ देना। लेकिन पेरेंट ग्रुप में, मैंने स्कूल में उसको कभी भी नहीं देखा कि वो किसी दूसरे बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हुए या उसे कुछ कहना है किसी को, या हमसे भी वो आई कांटेक्ट ही नहीं देता था। तो इतने ज़्यादा सोशल उसको डिफ़िकल्टीज़ थी। ADHD में बच्चों को सोशल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ये मैं जानती हूँ, लेकिन इस बारे में भी मैं एक वीडियो आपसे जल्दी ही शेयर करूँगी कि मैंने जो बारीकियाँ देखती हूँ, मैं जो ASD और ADHD बच्चों में जो डिफरेंस देखती हूँ, जो शायद कहीं और आपको नहीं मिलेगा, मैं इस चैनल पर आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो आज हम बात करेंगे, फोकस करेंगे उस बच्चे पर जिससे कि ADHD इससे ज़्यादा था, लेकिन वो डायग्नोज हुआ एज एन ADHD चाइल्ड। अब प्रॉब्लम यह थी कि जब वो आया तो सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स ने मुझे कहना शुरू, मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे फीडबैक देते रहिए बच्चे की कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हमें बच्चे को बेटर समझने में हेल्प करती। उन्होंने मुझे बताया कि ये बादाम जो होते हैं वो नहीं खाता है क्योंकि इसको बादाम सीधा मुँह में ले लेता है और इसे चबाता नहीं है, कि खाना ये चबाता ही नहीं है। तो उसके ओरल मोटर इश्यूज़ तो थे, ये मुझे पता लग गया था जब मैंने उसे काम के लिए बिठाया, वो हर चीज़ मुंह में ले रहा था। मैंने उसकी ओरल मोटर इश्यूज़ पर वर्क किया, उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी, उसके माउथ एरिया पर स्पेशली, वही टेक्निक्स जो मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती हूँ। और इससे ये हुआ कि बच्चे ने खुद से खाना शुरू कर दिया, च्यू करना शुरू कर दिया, खाना शुरू किया, उसने आई कांटेक्ट देना शुरू किया। वही सब चीज़ें, वही स्ट्रेटजीज़ मैंने उसके साथ यूज़ की कि बॉल को लेना, सेंसरी चीज़ों को लेना, उसके आई कांटेक्ट पर वर्क करना, उससे बातें करना, ये सब चीज़ें मैं उसके साथ करती थी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं करीबन 3-4 साल पुराना वीडियो है, जब बच्चा मेरे पास आए हुए इसको 1.5 या 2 साल हुए थे और बच्चा मेरे साथ बैठना शुरू करने लगा था। वो मेरी बातों को सुनना और समझना और आंसर करना शुरू कर रहा था। ये एक बहुत ही फ्रूटफुल सेशन था मेरा उसके साथ में। जब मैं उसके साथ काम करती थी तो मैं उसे डे बाय डे इम्प्रूव होता देखती थी। को हाइपर एक्टिविटी उसकी मैंने देखा कि जब मैं उसको थेरेपी देती थी, रैपिंग करना, उसको प्रेशर देना, उसकी मसाज मैंने बोला घर पर भी उसको करो, दिन में 2 बार कम से कम उसको मसाज करो, तो इससे उसकी हाइपर एक्टिविटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। बच्चे की हाइपर एक्टिविटी काफ़ी कम हुई, बच्चा स्टेबल होने लगा, वो सिटिंग देने लगा। बच्चे को बहुत अधिक सेंस इश्यूज़ थे जिसकी वजह से बच्चा शांत होकर बैठता नहीं था, लगातार दौड़ता रहता था। ऐसे में ज़रूरी था बच्चे को कामिंग एक्टिविटीज़ देना। मैं उसके साथ में कामिंग एक्टिविटीज़ करती थी, जैसे कि मसाज देना, उसे डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ देना, फिज़िकल एनर्जी को बर्न करना या फिर उसे रैप करना। ऐसा होता है कि कई बार पेरेंट्स मेडिसिन में पढ़ते हैं और ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था कि मेडिसिन बच्चे को दी गई थी, बहुत ज़्यादा उसको मेडिसिन दी गई थी, उसको एलोपैथिक और फिर होम्योपैथिक मेडिसिन भी दी गई ताकि बच्चा शांत होकर बैठा रहे। तो पेरेंट्स ने मुझे बताया कि वो एक जगह बैठ तो जाता था लेकिन वो कुछ देखता ही नहीं था, जैसे कि वो नींद में है, इस तरह से वो बिहेव करता था। और उन्होंने मेरे स्कूल का उन्हें किसी ने एड्रेस दिया और वो मेरे पास आए। अब
अब जब मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया तो मैंने सभी मेडिसिन उसकी बंद करवाई। मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली बोल दिया कि उससे आप कोई मेडिसिन नहीं देंगे। मुझे ये बात बोली कि मेडिसिन से कोई इंप्रूवमेंट नहीं है मैडम, मुझे लगता है कि हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें तुरंत मेडिसिन बंद करने के लिए बोला और मैंने स्टार्ट की उसके साथ में एक ऐसी अप्रोच जो मुझे लगता था उसके लिए ज़रूरी है। बच्चे को ध्यान देने में बहुत मुश्किल थी, सिटिंग बहुत कम थी, सेंसरी इश्यूज़ बहुत अधिक थे। मैंने देखा कि बच्चे को टेक्टाइल और विजुअल बहुत पसंद है, तो मैंने उन्हीं एक्टिविटीज़ को यूज़ किया उसका अटेंशन लेने के लिए। बच्चे ने मेरी तरफ ध्यान देना शुरू किया, उसकी सिटिंग बढ़ने लगी और वो चीज़ें सीखने लगा। उस चीज़ के बाद जब मैंने उसे थेरेपीज़ देनी, ABS थेरेपी जब मैंने उसके साथ स्टार्ट की तो मैंने OT साथ में उसको देना शुरू किया। उसके ग्रॉस मोटर, उसके फाइन मोटर स्किल्स पर काम करना शुरू किया तो मैंने बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी। इतनी इम्प्रूवमेंट कि मैंने कभी वो चीज़ सोची नहीं थी कि वो बच्चा इतना इम्प्रूव करेगा। आज अगर मैं जब इतने टाइम तक वो धीरे धीरे करके वो सब कुछ सीखा। सिर्फ जो बच्चा सिर्फ जब मेरे पास आया था कलर्स बताता था, आज वो रीडिंग करने लग गया, राइटिंग करने लग गया। जो पेंसिल नहीं पकड़ता था, राइटिंग में वो सेंटेंसेस लिखने लग गया, वो हर चीज़ करने लग गया और हर क्वेश्चन का आंसर करने लग गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स आने शुरू हुए, बच्चे में लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हुए, बच्चे ने बातें करना शुरू किया। बच्चे के रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों ही स्किल्स वीक थे। बहुत ज़रूरी था उसे स्पीच थेरेपी देना और उन स्किल्स पर काम करना। अब एक चीज़ होती है कि बच्चा जब आपका लिखना और पढ़ना शुरू कर देता है तो एकेडमिक की जो समस्या होती है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। बच्चा बैठने लग गया, कमांड को फॉलो करने लग गया। बच्चे के पेरेंट्स ने मुझे बताया था जब वो फर्स्ट टाइम आए थे कि बच्चा सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के साथ में ही कंफर्टेबल है। अगर घर में कोई गेस्ट आ गया घर में तो वो बहुत डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो रोने लगता है। लेकिन आज वही बच्चा खुद जाकर ग्रीट करता है, उनको नमस्ते करता है, उनके पैरों को हाथ लगाता है। ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है जब हम सोशल स्किल्स की बात करते हैं कि बच्चा खुद से जाकर ग्रीट करे, दूसरों को बुलाए, एक एप्रोप्रिएट वे में ग्रीट करना, नमस्ते करना, ये सब चीज़ें बच्चा सीख गया। क्योंकि यही चीज़ें हम जब थेरेपी बच्चे को देते हैं तो हमारा यही एक मोटिव होता है कि बच्चा अपनी लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ जो है, सोशल स्किल्स को हम ज़रूर ऐड करते हैं ताकि बच्चा दूसरों के साथ कनेक्ट होना सीखे। क्योंकि ASD में बच्चों को अक्सर मैंने देखा था उसे भी बहुत डिफ़िकल्टी थी दूसरों के साथ किस तरह से कनेक्ट होना है। तो इस तरह से मैंने उसे पहले अपने साथ कनेक्ट होना सिखाया। धीरे धीरे वो फैमिली के साथ में, इवन कि वो अपने ब्रदर के साथ में भी कनेक्ट होने लगा। वो उसके साथ खेलने लग गया। ये जिसे वो मारता था, जिसे वो गिरा देता था, आज वो समझ गया कि मुझे इसे मारना नहीं है। वो उसे नहीं मारता था और उसके साथ खेलने लगा था। ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट होती है। उसके साथ चीज़ें शेयर करना, टॉयज़ शेयर करना, वो सब चीज़ें करता था। और अभी भी जब मैं उसको देखती हूँ तो वो अपने भाई के साथ में बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे कि नॉर्मल सिबलिंग्स होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये चीज़ें मैंने नहीं सोची थी, इमेजिन भी नहीं की थी जो मैंने देखी। ये स्टोरी मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रही थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो दिल हार कर बैठ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि क्या होगा बच्चे का। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं तो आपको रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। और ये बच्चा एक ऐसा ही केस है जिसने मुझे ये बता दिया कि रिकवरी इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा टॉयलेट ट्रेंड नहीं था, कुछ वो टॉयलेट ट्रेंड हो गया। बच्चा खुद जाकर टॉयलेट बताने लग गया कि मुझे टॉयलेट जाना है, खुद जाना और खुद से इंडिपेंडेंट वो वॉशरूम यूज़ करना, ये सब चीज़ें उसमें आ गई। हम बच्चों को जब बच्चों को हम सिखाते हैं, ABA की बात करूं या फिर हमारा जो टारगेट होता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना, वो इंडिपेंडेंट स्किल्स उसमें बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे के सेल्फ केयर स्किल पर, जो वो डेली लिविंग स्किल्स हैं उसके, जिन्हें हम ADLs भी कहते हैं, उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें मैंने सिखाई उसको। ब्रशिंग से लेकर हम ये सब चीज़ें उस पर वर्क करते थे लगातार, उसको वो स्टिमुलेशन देते रहना जो उसके लिए ज़रूरी था। और जब उसको डेली वो स्टिमुलेशन मिलता था, घर पे भी उसको गाइड किया जाता था उसके पेरेंट्स को कि आप घर पर उसको ये चीज़ें कराएं। क्योंकि जब वो मेरे से मिलते थे, जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी हमारी, तो मैं उनसे फीडबैक लेती थी ताकि मुझे समझ में आ जाए कि बच्चे को क्या इश्यूज़ है और मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है। बच्चे का एक IP बनाने में मुझे उसे बहुत हेल्प मिलती थी और मैं उस पर लगातार वर्क करती थी। और उसका ये रिज़ल्ट हुआ कि बच्चा नॉर्मल में चला गया और बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ इतनी हद तक कम होगी कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही बिहेव करने लगा। आज मुझे बहुत खुशी होती है जब उसके पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि वो खुद से पाठ कर लेता है। इतना लंबा पाठ होता है जो वो खुद से कर लेता है
और इसके अलावा वो हर एक से मिलता जुलता है, पैरों को हाथ लगाता है, अपने ब्रदर के साथ खेलता है, अपने पेरेंट्स की हर एक बात को वो फॉलो करता है, शॉपिंग कर सकता है, जाकर खुद से सामान ला सकता है अपने लिए, घर का सामान वो अक्सर ले आता है। बहुत बड़ी बात है ये। पैसों को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से उसे दूसरों से बात करनी है, चीज़ें बतानी हैं, कौन सी चीज़ें उसे लेकर आनी हैं, एक लिस्ट बनाना, उस लिस्ट को पूरा करके लाना, ये सब चीज़ें ऑटिज़म में ये सब स्किल्स बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन उस बच्चे ने ये सब कुछ अचीव किया। ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था मेरे लिए, क्योंकि जब एक बच्चा जिसको ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, विद इन फ्यू ईयर्स उसने इतना ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव किया कि मैं खुद हैरान थी। आज उसको कहीं भी दर्द होता है तो वो बताता है कि मेरे पाँव में दर्द है या मुझे सिर में दर्द हो रहा है, वो हर एक चीज़ बताता है, उसे किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँगी कि अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक्सपोजर आप उन्हें मैक्सिमम दें। बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत तो रहती है, लेकिन अगर हम उन्हें इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं और साथ में उन्हें स्कूल भी भेज रहे हैं और स्कूल में बच्चा आपका सक्सेसफुली चल रहा है और वहाँ से आप कोई कंप्लेन नहीं है और बच्चा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो बिलीव मी ये बहुत बड़ा सक्सेस है। इससे आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया स्कूल जाने के बाद कि मुझे किस तरह से बैठना है, कैसे रहना है, किस तरह से टीचर्स की बात को देखना है, फॉलो करना है, या अपने पीयर ग्रुप के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट करना है, उनके साथ किस तरह से खेलना है। ये सब स्किल्स वो धीरे धीरे सीख गया, क्योंकि हम प्ले थेरेपी जब बच्चों को देते हैं उससे बच्चे ये चीज़ें सीखते हैं। और हमारा ये जो मोटिव होता है कि बच्चा दूसरों के साथ कंफर्टेबल हो, उसने ये चीज़ें सीख ली कि मुझे किसी के साथ में किस तरह से बैठना है और किस तरह से कंफर्टेबल उसको फील करवाना ज़रूरी था, क्योंकि जो बच्चा दूसरों से डरता था बहुत ज़रूरी था उसके स्किल पर काम करना, क्योंकि ये ज़रूरी सोशल स्किल है कि अगर बच्चा दूसरों के साथ में, जब आपका बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है, उनसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस तरह से उसका क्लास में फ़र्स्ट आना, उसका पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन होना, उनके पेरेंट्स की, उसके हर काम में जो है उसकी डिफ़िकल्टीज़ का इतना ज़्यादा कम हो जाना कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल की कैटेगरी में आज गया। और आज मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि ये बच्चा 100% पूरा, अगर मैं कहूँ कि आज वो 90% रिकवर कर गया है तो वो 100% रिकवर ज़रूर करेगा। बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुए, बच्चा बोलने लग गया, हर चीज़ बताने लग गया, भूख का, प्यास का, हर चीज़ का उसे पता लगने लग गया। अब जितना खाना उसे चाहिए उतना ही वो मांगता है। अगर रोटी उसको आधी चाहिए तो हाफ़ रोटी ही वो मांगेगा, पूरी रोटी नहीं लेगा। जो बच्चा पहले वॉमिट कर देता था ओवर ईटिंग की वजह से, आज उसमें इतनी इंप्रूवमेंट है कि बच्चा जानता है कि मुझे कितनी भूख लगी है और मुझे कितनी रोटी लेनी है। ये एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। ये बच्चा मेरे पास 2019 में आया था और इतनी ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट मैंने कुछ ही सालों में देखी कि बहुत ही ज़्यादा वो इम्प्रूव होता चला गया। अपने पेरेंट्स की हर बात को फॉलो करता है, मानता है, उन्हें हेल्प करता है काम में। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बच्चे के सभी एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन सेंसी इश्यूज़ भी उसके इतने सीवियर थे, लेकिन हर एक चीज़ उसकी इम्प्रूव हुई। उसको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता आज कि ये बच्चा हाइपर एक्टिव है। ही इज़ क्वाइट नॉर्मल चाइल्ड, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है वो देखने में, और आज वो नॉर्मल स्कूल में जा भी रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज वो 9 ईयर्स का हो चुका है और स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी था पेरेंट्स के लिए और उनको एक मोटिवेशन देने के लिए। और ये सब चीज़ें जो मैंने बोली हैं ये बिल्कुल सही और सच हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जो आप बताते हो क्या ये सच है? ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल सच है। मैंने ADHD का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, ओवरकमिंग ADHD। आप उस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में बच्चे के पेरेंट्स के साथ में मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसे देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ये जो चीज़ें जो मैं स्टोरीज आपके साथ शेयर करती हूँ, सक्सेस स्टोरी, ये रियल है, ये कोई फेक नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा एक मोटिवेशन देने में और यह बताने में कि हर एक बच्चा रिकवर हो सकता है। बस ज़रूरत है हमें उम्मीद रखने की और लगातार बच्चे पर काम करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।